तो देखिए, आज चालू करने वाले हम लोग यंत्र उपकरण का प्रकरण, जो कि तीसरा चैप्टर है, जो कि रसशास्त्र में है। तो यंत्र उपकरण में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यंत्र ही पूछे जाते हैं। मतलब हर बार जब भी पेपर होता है तो उसमें यंत्र ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसमें आज हम लोग 3 यंत्र देखने वाले हैं। जैसे कि 3 यंत्र कहने का मतलब है कि एक तो उल्लूखल यंत्र हो जाएगा, एक खल्व यंत्र, और खल्व के अंतर फिर जो 3 हम अलग अलग पढ़ते हैं तो उनको हमने टोटली समराइज किया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है उल्लूखल यंत्र। उल्लूखल यंत्र, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जो उल्लूखल यंत्र होता है, जो उल्लूखल यंत्र है, तो उसका कुछ हम डायग्राम बेसिस पे जाएंगे कि डायग्राम से कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ें इसमें डायग्राम बेसिस पे ही है। आपने एक बार समझ गया कि कैसे बनाना है तो आप वहाँ पेपर में भी ऐसा ही बना के लिख लेके जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जो उल्लूखल यंत्र होता है इसी को हम उल्लूखल कहते हैं। ठीक है। ये जो होता है ये 16 अंगुल की ऊंचाई वाला होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखना है कि 16 अंगुल जो होता है इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है। फिर इसका जो व्यास होता है वो 10 अंगुल का होता है। मतलब ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है ये 10 अंगुल का इसका व्यास है। तो ये लिख लिया आपने। फिर इसके जो अभ्यंतर भाग होता है, जो इसका अंदर कितनी अंदर ऊंचाई है, जैसे कि ये कट जाएगा तो यहाँ पे जो है ये 13 अंगुल का होता है। ठीक है। 16 अंगुल का पूरा होता है और 13 अंगुल की जो गहराई होती है वो 13 अंगुल की होती है इसमें। ठीक है। तो ऐसे आप वो कर लेंगे। और इसके जो अंदर का भाग होता है तो ये कैसा होना चाहिए, तो ये चिकना होना चाहिए। ठीक है। अगर ये चिकना नहीं होगा तो फिर कैसे अपन मतलब कोई भी चीज़ को आपको कूटना पीसना है तो वो उसमें लग जाएगा। इसलिए इसका अभ्यंतर भाग जो होता है वो चिकना होता है और मजबूत लोहे से निर्मित होता है। मतलब ये लोहे से बना हुआ है, ऐसे निर्मित है। ठीक है। तो इस प्रकार आप वो कर सकते हैं। फिर इसमें जो होता है ये तो हो गया उल्लूखल। अब इसमें होती है एक मूसली। ठीक है। तो जो मूसली होती है ये हो गई आपकी मूसली। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम उल्लूखल, और इसे कह रहे हैं हम मूसल या मूसली, जो भी आप बोलना चाहें। जो इसकी मूसली होती है, ठीक है, जो इसकी मूसली होती है वो 20 अंगुल लंबी होती है। तो जो मूसल होती है वो 20 अंगुल लंबी होती है। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। फिर जो मूसल होती है उसको बताइए कि क्या क्या होनी चाहिए। तो उसमें हम लिखेंगे कि ये सुंदर होनी चाहिए। ये सब लिखने के बेसिस में है, जब पेपर में आए तो अपन लिख सकते हैं कि सुंदर होती है, चिकनी होती है, स्थूल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ये जो होती है ये मूसल के बारे में बताया गया। अब इसका उपयोग क्या है, तो देखिए इतना तो अपन ने कर लिया। अब उपयोग क्या है, तो जो इसका उपयोग है, तो उपयोग में हम बताएंगे कि जितने भी कठिन द्रव्य होते हैं, जो भी कठिन द्रव्य हैं, जितने भी कठिन द्रव्य होते हैं, जैसे कि कठिन द्रव्य में कौन कौन आ जाते हैं, तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही लेंगे। जैसे कि माक्षिक हो गया, ठीक है, प्रवाल हो गया, ठीक है। ये जितने भी और भी जितने भी आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेंगे। तो ये जितने भी होते हैं इनको कूट कर, इनको जो क्या किया जाता है, इनसे उल्लूखल से कूट कर चूर्ण बनाने की प्रक्रिया जो की जाती है, कूट कर चूर्ण बनाया जाता है। ठीक है। इसमें उल्लूखल यंत्र का काम आता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला वो था कि उपयोग क्या है इसके। हर जैसे कि पहले तो पैरामीटर है कि इसका जो ये जो टोटल इसकी लंबाई कितना है, तो 16 अंगुल होती है। इसके गहराई कितना है, तो 13 अंगुल होती है। इसमें व्यास कितना है, मतलब नीचे का जो बेस पार्ट है वो 10 अंगुल है। फिर ये जो होता है ये चिकना होता है, लोहे से निर्मित होता है। फिर हमें बताना है कि इसके अंदर जो मूसल पाई जाती है वो कितने अंगुल की होती है, तो वो 20 अंगुल की होती है। उस कैसी होनी चाहिए, तो सुंदर होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, स्थूल होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी चीज़ को कूट पीस सकें। अब इसका प्रयोग क्या है, कहाँ प्रयोग करेंगे, तो कठिन द्रव्यों में करेंगे। ठीक है। कठिन द्रव्यों में जैसे कि माक्षिक और प्रवाल आदि, जहाँ पे कूट कर चूर्ण बनाने की प्रक्रिया में इसका यूज करेंगे। फिर हमने बोला कि अब दूसरा जो नाम आता है
अब हमारे पास ये तो पहला वाला था उल्लू खल यंत्र, ठीक है। फिर दूसरा जो नाम आता है उसमें आता है खल्व यंत्र। अब ये खल्व यंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए, सबसे पहले इसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस में फिर 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देखा जाता है तो जो इसका पत्थर होता है, मतलब हर चीज़ कोई ना, जैसे अभी जो हमारा उल्लू खल यंत्र था वो लोहे से निर्मित था, लेकिन ये जो होगा इस पत्थर से निर्मित होगा, ठीक है। तो पत्थर में भी कैसा पत्थर होना चाहिए, तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि नीला होना चाहिए या फिर श्याम वर्ण का होना चाहिए, नीला या फिर श्याम वर्ण का, ठीक है। ये 2 पैरामीटर्स दिए गए हैं। फिर और भी बताया कि ये तो होना ही चाहिए, साथ में स्निग्ध होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, मतलब ठीक है, दृढ़ होना चाहिए और भारी पत्थर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बता दिया गया है कि जो भी आप पत्थर लाएंगे वो पत्थर जो होना चाहिए वो 16 अंगुल ऊंचा होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। 16 अंगुल का ऊंचा होना चाहिए, उसमें 9 अंगुल जो होना चाहिए वो चौड़ा होना चाहिए वो, और 24 अंगुल लंबी होनी चाहिए, 24 अंगुल लंबी होनी चाहिए वो पत्थर, तब जाके आप बना पाएंगे, ठीक है। और उसकी जो 24 अंगुल लंबी जो पत्थर लेंगे, शिला लेंगे, उसमें जो है 12 अंगुल की आपकी मूसल होगी, ठीक है, ऐसा बताया गया है। फिर इसमें भी हम 3 प्रकार से बांटते हैं, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो देखिए, इसमें जैसे कि 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला आता है अर्धचंद्राकार। अभी तो हमने सिर्फ पैरामीटर्स की बात की कि खल यंत्र बोलेंगे किसको, अब उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है, तो पहला आता है अर्धचंद्राकार, ये पहला खल है अर्धचंद्राकार। फिर इसी प्रकार जो दूसरा आता है वो है वर्तुल खल, ठीक है। इसी प्रकार जो तीसरा आता है वो है तप्त खल। इस प्रकार 3 आते हैं, एक है वर्तुल, एक है तप्त खल और एक है अर्धचंद्राकार। तो जो पहला वाला है, जो पहला जो हमें अर्धचंद्राकार है, अब उसकी बात करेंगे। तो देखिए जो पहला वाला है, तो देखिए इसमें इसके भी कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, तो हम लोग पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है, इसमें भी एक डायग्राम शो करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे करके आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखने में भी थोड़ा आपको मदद मिलेगी। जैसे कि इसका जो ऊंचाई होता है, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है, तो ये 10 अंगुल की ऊंचाई होती है इसकी, ठीक है। जब ऊंचाई 10 अंगुल की है तो फिर जो इसकी लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई की बात कर रहे हैं हम, ये जो होती है ये 16 अंगुल का होता है, ठीक है। ऊंचाई 10 अंगुल की है, लंबाई इतनी है, लेकिन जो इसमें गहराई पाई जाती है, गहराई का कहने का मतलब जो ये पाया जाएगा वो होता है 7 अंगुल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी गहराई है वो 7 अंगुल है, लंबाई इसकी 16 अंगुल है, ऊंचाई इसकी 10 अंगुल है। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि ये जो होती है ये अर्धचंद्राकार की होती है, इसकी आकृति के कारण इसका नाम पड़ता है, इसकी आकृति के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, अर्धचंद्राकार। इसकी आकृति ऐसी है, किस टाइप की, अर्धचंद्राकार, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अर्धचंद्राकार खल। अब इसमें एक मूसल भी पाई जाएगी, ठीक है। जो मूसल पाई जाएगी, जो मूसल पाई जाएगी उस मूसल की लंबाई होती है 12 अंगुल, ठीक है। जो मूसल होगी वो 12 अंगुल की होगी। तो इस प्रकार ये पहला जो हमें पढ़ना है अर्धचंद्राकार, वो उसके आकार के बेसिस में, तो अपने को याद रखना है कि 16 अंगुल की इसकी लंबाई होती है, 7 अंगुल की इसकी गहराई होती है, 10 अंगुल की इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। तो ऐसे करके हमें पहला ये वो करना है। फिर जो दूसरा आता है, दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो है वो है वर्तुल खल। और वर्तुल खल में क्या कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, तो वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला पैरामीटर बताया गया है
कि इसमें जो है अत्यंत जो भी पत्थर लेंगे आप उसमें अत्यंत चिकनाई होनी चाहिए, मतलब अत्यंत चिकनाई युक्त होना चाहिए। चिकनाई युक्त होना चाहिए और साथ में ये जो होगा ये 12 अंगुल विस्तार वाला पत्थर होगा, मतलब जो पत्थर होगा वो 12 अंगुल का पत्थर होगा, ठीक है। और ये जो होता है ये 4 अंगुल गहरा होता है। तो इसका भी कुछ डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, इसको इसमें जो होता है ये 4 अंगुल गहरा होता है। इसको आप बता सकते हैं कि 4 अंगुल गहरा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो होता है ये मर्दन में सुख, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट वो बताया गया है जिसको आप स्टार लगा के रख सकते हैं कि ये मर्दन में, मतलब मर्दन तो हर किसी से आप खल्ब से कर सकते हैं, लेकिन ये अत्यंत सुखप्रद होता है। अत्यंत मतलब किसी भी कठिनाई पूर्वक इसमें वो नहीं होता, एक बिना कठिनाई के किसी का भी मर्दन करने में सुखप्रद है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बताया गया है। फिर जो तीसरा आता है, जो तीसरा नाम है वो है तप्त खल्ब, ठीक है। अभी हम खल्ब के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। तो जो तीसरा है वो है तप्त खल्ब। तप्त खल्ब में क्या होता है, तप्त खल्ब को भी आप एक डायग्राम से शो करेंगे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हमें मानना है कि यहाँ पे आपने रखे अंगारे, ठीक है। तप्त खल्ब का नाम ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसमें तप्त चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये लोह से निर्मित होता है, ये जो होता है ये लौह से निर्मित है, ठीक है। और इसको जैसे लौह से तपना होता है, जैसे अंगारों से क्या होगा, तपेगा, इसीलिए नाम ही पड़ जाता है तप्त खल्ब। तो ये अंगारे हैं, तो इनको आपको अंगारे ऐसा मानना है कि ये अंगारे हैं, ठीक है, मान लीजिए। फिर उसके बाद जो है ये लौह से निर्मित होता है। अब देखिए इसका जो अभ्यंतर परिणाम है, ठीक है, जो इसका ये होगा, ये है इसका 9 अंगुल का, ठीक है। ये हो गया 9 अंगुल का। इसमें जो गहराई पाई जाती है, मतलब ये जो गहराई हम बोल रहे हैं ये गहराई हो जाएगी 6 अंगुल की, ठीक है। जो गहराई है इसकी 6 अंगुल की है। अब इसमें एक मूसल पाई जाएगी, तो जो मूसल होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो होती 8 अंगुल की, ठीक है। तो इसमें 8 अंगुल की मूसल होती है, ठीक है। और ये जो होता है ये लौह से निर्मित होता है, ठीक है। और लौह से निर्मित है। और तप्त खल्ब किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अग्नि देते हुए इसमें परात का मर्दन करते हैं। तो इसके सबसे जो एक मेन बात है, जो इसमें पॉइंट करने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है कि इसमें जो है अग्नि देते हुए पारद का मर्दन करते हैं, मर्दन करते हैं। तो इसमें जो है अग्नि देते हुए पारद का मर्दन किया जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें जो होता है मूर्छना संस्कार करते हैं। इसमें एक चीज़ बताई जाती है कि ये लौह, मतलब अगर इसमें कांत लौह हो, इसमें एक और पॉइंट है नोट करने के लिए कि अगर इसमें लौह में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, तो उसमें भी अगर इसमें कांत लौह लिया गया, कांत लोहे से अगर ये बना हुआ होगा, तो ये जो है ये करोड़ गुना फलप्रद होता है, करोड़ों गुना। तो ऐसा होता है। तो इससे आपको ये 3 पता चल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले उल्लूखल यंत्र पढ़ा था, उसके बाद खल्ब यंत्र पढ़ा है। खल्ब यंत्र के 3 प्रकार पढ़े, इन सबको आपको अच्छे से देखना आगे।